तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी अपने शबाब पर है और इस पर अब दुनिया की भी बहुत ही बारीक नज़र है। दुनिया की भी मंजरनामा अब हिंदुस्तान चीन के दरमियान जारी कशीदगी को लेकर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया को तशवीश लायक होनी शुरू हो गई है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि आलमी मीडिया में ये खबरें चलने लगी हैं और माहिरीन की तरफ से ये पेशन गोई की जाने लगी है कि हिंदुस्तान और चीन के माबैन जंग हो सकती है। हिंदुस्तान और चीन के माबैन जंग हो सकती है। आलमी मीडिया में ये खबर काफी संजीदगी के साथ दिखाई जा रही है। बरतानिया के अखबार हों, फ्रांस के अखबार हों, कनाडा के अखबार हों, तुर्की की खबर रसा एजेंसी हो या फिर अमेरिका के साथ साथ इसराइल वगैरह, इन तमाम मुल्कों के माहिरीन अब ये पेशन गोई कर रहे हैं और वहाँ के अखबारात में, वहाँ के न्यूज़ साइट्स पर, एजेंसियों पर ये खबरें वायरल हो रही हैं, खबरें चलाई जा रही हैं कि आइंदा 48 घंटे हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बहुत ही सख्त माने जा रहे हैं। आइंदा 48 घंटे में खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आइंदा 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान। यही वजह है कि अब आलमी मंजरनामा हिंद चीन कशीदगी को लेकर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 48 घंटे काफी तशवीशनाक माने जा रहे हैं। आलमी मीडिया में बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर को काफी संजीदगी के साथ दिखाई जा रही है और माना यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रिश्ते जो खटाई के शिकार हैं कहीं न कहीं जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुमकिन है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग हो। जो हमें खबर मिल पा रही है, जो हम इस बार रिसर्च करके इस वक्त हमें जो पता चल पा रही है कि पूरी दुनिया में जो आलमी मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें हिंदुस्तान और चीन कशीदगी को देखते हुए सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग हो सकती है। ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं और हमने आलमी मीडिया में इसको इस वक्त जो देख रहे हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ इसको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। आलमी माहिरीन, आलमी सतह पर जो माहिरीन है उनकी पेशन गोई भी यही है कि 48 घंटे में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसे इम्कानात है। यही वजह है कि आर्मी चीफ MM नरवणे लद्दाख पहुंचे हुए हैं और दूसरी जानिब RKS भदौरिया फिजाइया सरबराह ने दौरा कर लिया है एयरबेस का। दूसरी जानिब जो वजीर दफा राजनाथ सिंह वो रूस में हैं और रूस में सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ रूस के साथ दफाई सौदे पर भी बात हो रही है और चीन के साथ उन्होंने सीधे तौर पर बात करने से, चीन के वजीर दफा से बात करने से, मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आलमी मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, आलमी मंजरनामा बदल रहा है, हिंदुस्तान चीन के दरमियान जो कशीदगी की सूरत हाल है, कई मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जो आलमी सतह पर पेशनगोइयां हो रही हैं, जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसको लेकर के क्या कह सकते हैं और क्या आपका तजर्बा कहता है? देखिए, जहाँ तक रहमत आलमी मंजरनामे की आप बात करेंगे और जिस तरीके से आलमी इदारों ने अपनी बात को कहा है और आलमी ज़रा ब्लॉग जिस तरीके से लिख रहा है, वो ये साफ बता रहे हैं कि आने वाले दिन जो है वो कितना कशीदा बरसगीर के लिए हो सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए कितना खतरा जो है वो इससे बढ़ सकता है। अवलन अगर आप वाशिंगटन पोस्ट को देखेंगे, द बिगर गेम चेंजर के तौर पर उनका एक आर्टिकल छपा है। उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे द इकोनॉमिक्स में एक डिटेल एनालिसिस आया है कि लद्दाख के अंदर क्या कुछ हुआ है। उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स का मैंने पहले ही कहा, इंडिया डज नॉट वांट फर्दर एक्सक्लेशन, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी है। फिर CNN क्या रिपोर्ट करता है, कीप ए सॉबर हेड, ए वार्निंग टू इंडिया, ये CNN की रिपोर्ट है जी। ग्लोबल टाइम्स छोड़ दीजिए वो क्या कुछ लिख रहा है, वो ऑफिशियल ऑर्गन है उनका जी। द गार्डियन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, गार्डियन लिख रहा है द सिचुएशन इज हार्ड टू डिफ्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन जो है वो किस तरह की जा रही है, हार्ड टू डिफ्यूज, ये गार्डियन का बड़ी सुर्खी है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में जो तफसीली रिपोर्ट शाया की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडिया एंड चाइना क्लैश ऑन, और ये नाउ इट हैव बिकम टू बैटलफील्ड, नियर इन बैटलफील्ड, तो ये BBC की रिपोर्ट बता रही है। आगे जब आप इसको और देखेंगे, कैनेडियन पोस्ट और दीगर अखबारों को जब आप खोल कर देखेंगे तो आलमी इदारे जो है वो इस तरीके की आलमी ज़रा ब्लॉग जो है वो ये कह रहा। तो जब आलमी सतह पर इस तरीके की आवाज़ आ रही हो कि सिचुएशन जो है वो बढ़ रही है जी, उसकी ओर जो नहीं होना चाहिए था, अब ये मामला सिर्फ भारत और चीन तक महदूद नहीं रह सकता है। अगर यहां पर चिंगारी उठी तो ये
ये तीसरे आलमी जंग की ओर जा सकती है। ये लगभग आज 1 दर्जन से ज्यादा अखबारों की सुर्खियों, एडिटोरियल्स, ओपेट्स के अंदर लिखा गया। ये एक पहलू है जी, जो इसको देख रहे हैं, इस पूरे ऑफिशियल पेज को देख रहे हैं। लेकिन दिफाई तज्ज़िया निगारों का मानना है कि आइंदा 72 घंटे जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 72 घंटे में क्या होना है, इससे पहले हमने देखा था कि जब ये कहा गया था कि आइंदा 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मेजर शिफ्ट हमने देखा था। ब्लैक टॉप हिल्स जिसको हम कह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत देर तक वो रूस के, चीन के पास रहा था, और फिर अचानक हमने एक दिन ये खबर आई कि पिछले दिनों में कि जनाब वो हमारे कब्जे में आया और जो इंस्टॉलेशन हुआ थी वो हटा दी गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए खबर आ रही है क्योंकि वजारत दाखिला और वजारत दिफा के मुश्तरका अलर्ट में यह कहा गया कि 40 मकामात से पीएलए जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, घुसपैठ कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 40 मकामात से पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो बीजिंग की फौज है, वो हिंदुस्तान के अंदर आ सकती है, हिंदुस्तानी सरजमीन के अंदर आ सकती है। अब ये 40 मकामात कौन से हैं? जब आप उसको डिकोड करके देखते हैं तो यहां पर आपको पता लगेगा कि एनालिसिस ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से किया जाता है, एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, और जो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं, चाहे वो सर्वेलेंस के जरिए से हो, ह्यूमन नेटवर्किंग के जरिए से, जैसे भी हो, वो कितनी एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ रही है। 40 जगह यानी जितने भी दर्रे आपके हैं, बड़ा क्लियर कर दिया है कि जितने भी दर्रे आपके हैं उन दर्रों से वो इस पार आ सकते हैं, इसलिए वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया। लद्दाख वाला पोर्शन, अरुणाचल वाला पोर्शन, आपका जो 3500 किलोमीटर वाली लंबी सरहद है, तो वहां पर जितने भी दर्रे हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया। ये इसलिए ये माना जा रहा कि सिचुएशन जो है वो थमती नहीं है, वो आगे बढ़ रही है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट अपने नाजरीन के लिए हम बताते चले, क्योंकि सबकी नजरें रूस पर लगी हुई थी। रूस के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, आलमी सतह के लीडर वहां पर बैठे, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उस मुज़ाकरात के अंदर ये उम्मीद सबकी थी कि शायद बर्फ पिघलेगी और ये माहौल जो लद्दाख के बेल्ट में बना है ये ठंडा होगा, फौजें वापस जाएंगी और सब गुड़ी गुड़ी होके निकल जाएगा जी। लेकिन अब जब चीन, बेजिंग को ये लगा, चीन को ये लगा कि जनाब सिचुएशन तो कुछ और अलार्मिंग जा रही है, ये कहीं और की ओर जा रही है, तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले जिनपिंग का आया, बड़ा इंपॉर्टेंट अपने नाजरीन के लिए हम बताते चले, और वो बड़ा स्टेटमेंट जो है रहमत, वो ये है कि उन्होंने रूस से मुखातिब होते हुए कहा कि देखिए, आलमी अमन के लिए रूस की पहल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आलमी अमन के लिए। तो आगे जिनपिंग का जो बयान है, जब आप उसको डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं, चूंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको लिखा है, तो उसमें वो लिखते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं बीजिंग और रूस जो है वो इकट्ठे एक साथ एक पेज पर आए ताकि आलमी अमन को तकवीयत मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमन की बात रूस कर रहा है, चीन कर रहा है, और किनसे कह रहा है? रूस से, क्योंकि उन्हें पता कि सोवियत यूनियन जब बिखरा तो उस वक्त चीन ने थोड़ी सी हिमायत की थी, मदद की थी। अब वो जरा चाहते हैं कि वापस हो, लेकिन वापस कैसे आए? इन्वेस्टमेंट जो उस वक्त की थी, कह रहे हैं कि आलमी अमन के लिए जी बड़ा खतरा है, इसलिए अब हमारे पास सीधे से अमेरिका को चेतावनी है कि जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन मैटर करवा रहे हैं, वो जनाब नहीं चलेगा, क्योंकि रूस हमारे साथ है। इसलिए सबकी नजरें आज रूस पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये रूस के साथ जो अपील की गई है चीन की तरफ से, हम ये मान लें कि अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी है, क्या ये चीन अब चाह रहा है कि रूस इसमें सालसी का किरदार अदा करे, या दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज कराने की कोई कोशिश करे? रहमत, हमारे नाजरीन को मजीद अपडेट हम ये करें, मॉस्को के अंदर वजीर दिफा है राजनाथ सिंह साहब है। राजनाथ सिंह जब वहां पहुंचे तो ऑफिशियल ब्रीफ प्रोटोकॉल के तहत उन्हें मिला, और आज उनके जो भारत के वहां पर सफीर हैं और जो दीगर लोग हैं, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया राजनाथ सिंह को कि रूस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जो वहां के सफीर हैं, दिल्ली के जो सफीर वहां पर है रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर, वो लगातार कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते रहे वहां पर, नजर वो वहां पर ब्रीफ करते रहे, भारत का मौका वहां तक रखते रहे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले उनसे ब्रीफ लिया जाए क्या कुछ होगा। आज कोई ऑफिशियल मीटिंग वजारत दिफा की चीन के साथ नहीं होनी है, यह पहले ही तय था। लेकिन 203 AK राइफल्स जो आनी है, तकरीबन 6.5 लाख से ज्यादा राइफल्स आनी है, आज उस पर दोबारा बात होनी है। नंबर 1, सुखोई और दीगर चीजें पर भी आज मुज़ाकरात होनी है जी। फिर जो हमने टैंक्स लिए हैं, उनका जो असला है वो रूस से आना था, वो भी उसमें यानी दिफाई साजो सामान को लेकर, बिल्कुल दिफाई साजो सामान को लेकर
आज की मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी मीटिंग को देखते हुए कि ये सबोटॉच हो, ये चीजें ना मिले, चीन की तरफ से बयान आया कि देखिए हम तो दोस्ती चाहते हैं, आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए इस मामले से। तो इसको इस कॉन्वेक्स में भी, इस कंटेक्स्ट में भी हमें देखना पड़ेगा। इशफाक, बात कर रहे हैं चीन की, तो एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है चीन से। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी के बीच हिंदुस्तान ने कल जो एक बार फिर से चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया था, 118 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था, जिससे चीन की हालत अब खराब होती हुई दिखा रही है और दिख रही है। और अब चीन गुस्से से लाल होकर बेतुका बयान देता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान को नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है। चीन के कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि चीनी मोबाइल ऐप को भारत की तरफ से बैन करना चाइनीज इन्वेस्टर और सर्विस प्रोवाइडर के जायज मफाद की खिलाफ वर्जी है। चीन इस पर संजीदगी से गौर कर रहा है और इसका नतीजा बिल्कुल बरअक्स होगा। तो चीन के कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से हिंदुस्तान को एक तरफ से धमकी दी गई है और बताया गया कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो फैसला किया 118 मजीद ऐप को बैन करने का, ये कहीं ना कहीं जायज मफादात की खिलाफ वर्जी है। इन्वेस्टर के और प्रोड्यूसर के, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके जायज मफादात की खिलाफ वर्जी है। ये गिदर भपकी का सिलसिला जारी है, लेकिन हिंदुस्तान ने इससे पहले भी डिजिटल स्ट्राइक किया था, उस वक्त भी यही धमकी थी। इशफाक, ये धमकी है या फिर ये मजबूरी है कि चीन के अवाम को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कहा जाए? देखिए, अभी जो सिचुएशन बन रही है, जिस तरीके से कल रात अचानक एक बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया कि हमने जी इतने 100 ऐप्स को बंद करना है। और उसमें कौन सी ऐप्स थी? वो सबसे ज्यादा उसमें गेमिंग ऐप्स थी, चैटिंग ऐप्स थी, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी भारत से। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसमें किया था, वो डेट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन जब आपने ये कदम लिया, अब आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर अमेरिका से भी एक और कदम जो है वो लिया जा रहा है। जो हमारी इत्तलात हैं कि वॉशिंगटन के अंदर बड़ी हलचल चल रही है कि वहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, और जो उनका अपना सर्विलेंस टीम है, उन्होंने भी इस बात की खुफिया इत्तलात दी है कि चीन के जितने भी ऐप्स मोबाइल पे आप डाउनलोड कर रहे हैं, ये सर्विलेंस का काम करती है, डाटा चोरी का काम करती है, और उसे फिर हसास इदारों को दिया जाता है। जब आप चीन के हसास इदारों को देखते हैं तो वहां पर सीधी सीधी बात है कि पीएलए के पास चला जाता है जी, उस आर्मी के पास जो ऑफिशियल आर्मी है चाइना की, और उन्हीं की तरफ से उन्हें फंड भी दिया जाता है। अब पिछले दिनों जो कंपनियां मौर्दे वजूद में लाई गई, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी यहां की थी, जब आप उनके ट्रैक हिस्ट्री को देखेंगे तो एक कसीर रकम जो थी वो सरकार की तरफ से उन्हें दी गई थी कि आप जाकर आलमी मैदान में, आलमी मंडियों में जाकर अपने पैसे को सर्व कीजिए ताकि एक से वहां पर बने। बहरहाल वो उनकी अपनी एक पॉलिसी है तिजारत की चाइना के अंदर कि हमने किस तरीके से हर एक मार्केट में आना है और वहां पर ग्रिप कंट्रोल करके फिर पॉलिटिकल अफेयर्स तक भी जाना है। तो उस पर वो हमेशा चलते रहे हैं और आज भी वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का धक्का लगा है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक बिजनेस करना चाहता है। क्यों? यहां की युवा आबादी यानी नौजवानों की आबादी सरफहरिस्त है, और नौजवानों के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बाजार यहां पर सबसे ज्यादा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो यह वजह है, जब आप सोशल मीडिया एप्स को देखेंगे जो चाइना से आई, यहां पर चाइना से फ्लोट होकर यहां पर आई, चाइना में वो कितनी यूज हुई और हमारे पास कितनी यूज हुई, तो आपको उस डाटा से पता लगेगा कि सबसे ज्यादा यूज जो है वो भारत के अंदर हो रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर जो है वो भारत से आ रहा है। लेकिन वो रेवेन्यू शेयर कटे, यानी अब आप एक महाज पर नहीं लड़ रहे हैं जी, आप सरहद पर लड़ेंगे, आईबॉल टू आईबॉल है, टैंक टू टैंक है, गोली से गोली मिलेगी, बंदूक से बंदूक होगा, ये तो बैटलफील्ड है ही है। अब इस बैटलफील्ड में इकोनॉमिकल फील्ड जुड़ चुका है, तो इकोनॉमी में आप कमजोर कैसे करेंगे जी? तिजारत एक आसान रास्ता होता है, यही वजह कि तिजारत को कम करने की कोशिश की जा रही है। डिटेल्स और फिगर जो है वो और भी कुछ बता रहे हैं कि हमारी दरामद और बरामद जो है वो बढ़ चुकी है पिछले 2 महीने में, उसके कुछ और वजूहात भी है। लेकिन सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि हमने जी ऐप को बैन करना है, तो वो सही सिमत में वहां पर है, और उससे काफी बड़ा दचका और नुकसान जो है, ये नुकसान अब ग्राउंड पर वहां दिखेगा। उसको हैंडल करने के लिए ही बयान जो है उनके मिनिस्टर की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ना किया जाए। जी
तो कहीं ना कहीं चीन के अवाम को रोकने के लिए कि उनका गुस्सा कहीं सड़कों पर ना दिखे, ये कोशिश थी। खैर इशफाक, हम उस पॉइंट पे फिर से आएंगे कि अगले 70 से 72 घंटे काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी तशवीशनाक माने जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि कल फ्रांस की तरफ से बयान आया हिंदुस्तान का साथ देने के लिए, उससे पहले अमेरिका का बयान आया, आज इसराइल की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि बयान आया कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। जो कुछ सूरत हाल है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, उसमें हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हुए ममालिक नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो आलमी मंजरनामा है, ग्लोबल मीडिया में जो कुछ लिखा जा रहा है, वो अब ये एक तस्वीर सेट कर दी है कि अब रास्ता जो बच रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंदुस्तान और चीन के दरमियान होना ही है। देखिए, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि चुटकी बजाते हुए ही कि मामला जनाब ठंडा होगा। क्यों? जब हम अपने दिल्ली से शुरुआत करेंगे, जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और गलवान के इंसिडेंट से पहले जब आप हर एक चीज को डिकोड करेंगे और कल तक आएंगे तो आपको पता लगेगा कि अब जिस एलसी को हम आज तक बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ देखते थे कि ये एलसी है, वहां पर हम रूटीन में चलते थे, ना कोई टेंशन नहीं, कभी वो आते थे, कभी हम जाते थे, फ्लैग दिखाते तो मामला खत्म हो जाता था। अब ये एलसी वो एलसी रही नहीं, अब ये एलसी एलओसी बन रही है, बनी नहीं है ऑप्शनली, लेकिन आपने डिप्लॉयमेंट और 10 तरह की टैक्टिक्स लगाकर हमने अब एलओसी में इसको तब्दील कर दिया है। और जब ये निगरानी में ज्यादा रहेगी तो वजह यही है कि कल जो बयान सामने उन्होंने कहा कि 24/7/12 यानी 24/7 तो हम अलर्ट है ही, लेकिन 12 महीने भी रहेंगे जी। अब कोई इसमें ये नहीं है। और यही वजह है कि अभी जो हमारे पास दिफाई जरा से खबर आ रही है वो ये है कि एक कसीर तादाद में जो विंटर स्टॉकिंग है फौज के लिए वो खरीदी गई आलमी मंडी से, उसे लाया जा रहा है और बहुत सारी चीजें जो है वो पहुंचा दी भी गई हैं। यानी विंटर जहां पर -30 -35 होगा वहां पर भी आपका जवान आर्मी का जो है वो खड़ा रहेगा। इसलिए ये मामला जल्दी जल्दी में हल होगा, मुझे बहुत कम उम्मीद है। लेट द टॉक्स बिगिन। अगर वो चलती हैं सही सिमत में तो कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वहां पर एग्रीमेंट बालाए ताक रखकर गोली चली, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एक एग्रीमेंट के तहत न वहां से कोई फायर हो रहा है न यहां से कोई फायर हो रहा है, हाथापाई हुई है, डंडे वंडे चले हैं जिसमें यहां से भी जवान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, वहां भी जवान जो है वो मारे गए, जो बाद में पीएलए ने खुद माना, वो तस्वीरें जब सामने आई है। अभी गोली नहीं चली। अगर वहां गोली चली तो ये आप जान लीजिए गोली वहां चलेगी और इसकी गोली का अंत जो होगा वो समंदर के अंदर होगा। और जब समंदर की बात करेंगे तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटानिया आपके फोर फ्रंट पर है, तो ये आलमी जंग की ओर जाएगी। यही वजह है कि आलमी इदारे जो अमन के इदारे हैं वो इस वक्त पूरी नजर मरकूज किए हुए हैं इस बरसगीर की ओर कि किसी न किसी तरीके से दो एटॉमिक मुल्क जो है, जौहरी मुल्क जो है, ये किसी न किसी तरीके से अपने गुस्से पर काबू रखें, कोई ऐसी हरकत ना हो सरहदों पर जिससे अमन दरहम बरहम हो पूरी दुनिया का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मीटिंग के हवाले से कि मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस बार जो मीटिंग हो रही है चौथे दिन हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, ये ओपन एरिया में हो रही है। पहले बॉर्डर से सटे हुए इलाके में थे, लेकिन आज की जो मीटिंग के हवाले से खबर मिल रही है कि ये ओपन एरिया में हो रही है। ये ओपन एरिया में मीटिंग होने का क्या मतलब होता है इशफाक, और ये चौथे दिन की मीटिंग से अब हम कितनी उम्मीदें रखें? कि 3 दिन से मीटिंगें हो रही हैं और क्या ये आखिरी उम्मीद ये मीटिंग ही है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से दो चीजें काफी क्लियर की गई। देखिए, अगर आपने 1 इंच भी अब दरअंदाजी की तो हम दरवाजा बंद कर देंगे जो मुज़ाकरात का। जी, ये कल भी आया था, बड़ी खबर आई थी। और आज जो मुज़ाकरात ओपन एयर में हो रही हैं उसके 2-3 माना है। भैया, न अब हम आपके कमरे में आएंगे न आप हमारे कमरे में आए, बैटलफील्ड पर बात होगी अगर इसको इस तरीके से देखें। और ये ओपन एरिया में बातचीत का मतलब ये होता है कि खुली हवा में एक बड़ी फिजा के बीच एक फैसला लिया जाए। फैसला इस बार भी जो है वो बीजिंग ने लेना है, चाइना ने लेना है, पीएलए ने लेना है। क्यों? पैंगॉन टीएसओ की जब आप बात करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लाइन जो हमारी है, भारत सरकार की जो प्रिस्क्रिप्शन लाइन है, दैट इज फिंगर 8। आज तक सन 70 से लेकर आज तक जब आप देखेंगे तो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करती थी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, और पेट्रोल पैदल भी होता था और बोट के जरिए भी होता। वहां से पीएलए से जो आते थे वो फिंगर 4 तक आते थे, लेकिन किसी का कोई पिकेट नहीं था, कोई हदबंदी नहीं थी, चल रहा था। अब अचानक सारी चीजें तब्दील हुई हैं और आपने 4 पर आकर जमावड़ा दिया, नीचे 4 को आपने खोल दिया, लेकिन ऊपर वाले रिज पर आप लगे रहे हैं और अब आपने वहां सोफिस्टिकेटेड हथियार लगा दिए हैं, तो सिचुएशन चेंज हुई है। इसलिए
फैसला पीएलए ने करना है। मैं लगातार ये बात बता रहा हूं, फैसला पीएलए ने करना है कि उन्होंने 4 से हटकर 8 पर जाना है। जिस दिन वो ये 8 किलोमीटर का स्ट्रेच खाली करेंगे, जिस दिन वो दिप्सांग से पीछे चले जाएंगे अपने डेप्थ में, उस दिन आप मानिए कि अमन की राह हमवार होगी, आगे कुछ नहीं होगा। जब तक वो वहां पर है तब तक इंडियन आर्मी की तरफ से भी लूप होल्स को ढूंढा जाएगा और ब्लैक टॉप्स की तरफ बहुत सारे टॉप्स आप सुनेंगे आने वाले दिनों में, वो उल्टे जाएंगे और वो एक एक करके स्ट्रेटजी को मजबूत करते जाएंगे। जी बिल्कुल, ब्लैक टॉप्स की बात की हमने सुबह, हमें जो जराये से खबर मिल पा रही थी कि हमने देखा हेलमेट टॉप पर भी हिंदुस्तान का कब्जा है और गोस्वामी टॉप पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच खबर यह भी मिल रही कि मजीद मिलिट्री की तैनाती हुई अफवाज को भेजा गया है, ऐसी खबरें भी हमें मिल रही है ईस्टर्न लद्दाख की पेंगोइन की तरफ। इस हवाले से आपके पास क्या कुछ है? बिल्कुल, अगर वो विजुअल चल सकते हैं तो आप उन विजुअल्स को भी चला दीजिए कि रात में भी और दिन में भी आर्मी डिप्लॉयमेंट हो रहा है जी। अब ये कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, वो हम नहीं बताएंगे जी। ये डिफेंस का एक उसूल है। वो विजुअल चलाइए जो लद्दाख वाले विजुअल्स है, उनको जरा प्ले कर दीजिएगा ताकि पता लगे लोगों को। ये जो विजुअल्स बता रहे हैं ये आपको खुद बता सकते हैं कि तैयारियां किस तरीके की आ रही हैं जी। उस पार भी इस पार भी दोनों तरफ से जो लाइट मोटर व्हीकल टैंक्स हैं उन्हें लगा दिया गया, T-20 को लगा दिया गया, इस तरह की 10 चीजें जो है वो लगा दी गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त बैटल ग्राउंड के अंदर है और जब ये चीजें चलती हैं माना जाता है कि लास्ट लॉक जो बैटल का होता है दैट इज टैंक। जब आपने उसको मैदान में ला दिया तो ये देख लीजिए, ये हमारे बारे विजुअल्स हैं, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, लेकिन सुबह के सवेरे में भी, दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरे में भी डिप्लॉयमेंट हो रही है। तैयारियां 100% शबाब पर है जी, 100% तैयारियां हो रही हैं, किसी जगह कोई चूक ना हो, वो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं फिर यह उम्मीद लगाऊंगा कि अमन हो। क्यों? यहां पर एक गोली चलने का मतलब आप यह समझ लीजिए कि यह तीसरे आलमी जंग की दस्तक होगी। खत्म कहां पर होगा कहना काफी मुश्किल होगा। चलिए इशफाक गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए, अपनी राय रखने के लिए और एक सच जो इस वक्त हिंदुस्तान और चीन के दरमियान आलमी सतह पर सच्ची तस्वीर बन रही है, वो तस्वीर आवाम तक पहुंचाने के लिए और दिखाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान पहले दिन से अमन की ख्वाहिश रखता था। यही वजह है कि बार बार टेबल पर चीन को दावत दी गई बातचीत के जरिए मसले के हल के लिए। चीन अना की जंग इसको मानता रहा और टेबल पर आने से इनकार करता रहा, लेकिन अब तस्वीर बदली और अब बार बार चीन की तरफ से अपील की जा रही है टेबल पर आने की। हिंदुस्तान फिर भी जा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन चीन अपनी जिद से पीछे नहीं हटता हुआ दिखा रहा है। हिंदुस्तान अपनी शर्तों पे शवाहिद के साथ, दलील के साथ, सबूत के साथ चीन से कह रहा है कि ये गलती है, ये खिलाफ वर्जी है, इसको कबूल करे चीन। लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यही वजह है कि हिंदुस्तान और चीन को लेकर के दुनिया अब फिक्रमंद होती हुई दिखाई दे रही है। आलमी सतह पर जो सिनेरियो बन रहा है, जो तस्वीरें बन रही है और जो फिक्र निकलकर सामने आ रही है, पेशन गोइया हो रही है, वो ये कि आने वाले 48 से 72 घंटे काफी तशवीशनाक हो सकते हैं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान। रूस से क्या कुछ निकल कर आएगा आज, उस पर भी हमारी नजर होगी। आर्मी चीफ नरवाने के दौरे पर क्या कुछ हो रहा है वो उसकी जानकारी हम आपको पल पल तक पहुंचा रहे हैं। और फजाइया सरबराह ने दौरा किया है, फजाइया की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है वो तमाम हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पीएलए की तरफ से क्या नापाक मंसूबे की बनाए जा रहे हैं और क्या कोशिश की जा रही है उससे भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान LAC पर, लद्दाख, लेह में, पेंगोंग टियासो में जो कुछ भी चल रहा है सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कौम, मुल्क और मुल्क की सालमियत सबसे अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और पहली तरजीह है। तो ये खबर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर जो कुछ चल रहा है, सरहद से बाहर रूस में जो कुछ चल रहा है, इस हवाले से ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आपको अपडेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं है और आलमी सतह पर ये खबरें हैं, ये पेशनगोइयाँ हैं कि आने वाले 70 से 72 घंटे काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और मुमकिन है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जिसकी ज़रूरत नहीं है।